We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब अपने बयानों एक्शंस के लिए सुर्खियों में रहते थे और जब देश के उपराष्ट्रपति हैं तब और ज्यादा खबर में रहते हैं जगदीप धनखड़। जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तो ममता सरकार से लगातार उनका टकराव बना रहता था। बंगाल में धनखड़ गजब आक्रामकता दिखाते रहते थे। पार्टी से रिवॉर्ड मिला, उपराष्ट्रपति वो बन गए, राज्यसभा में सभापति बन गए। एक एक करके सभी पार्टियों के सांसदों को बोलने का मौका तो देते हैं, लेकिन सभापति पद से आगे बढ़कर पार्टी के लिए, सरकार के लिए जबरदस्त बैटिंग भी करते नजर आते हैं। बंगाल गए तो ममता से लोहा लिया, दिल्ली आए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए और मच गया हंगामा। जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? गुरुवार को जगदीप धनखड़ राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। धनखड़ का गुस्सा निकला सुप्रीम कोर्ट के उस रीसेंट ऑर्डर पर जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की एक समय सीमा तय कर दी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। धनखड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा आदेश दे दिया जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने ऐसा कह दिया। जगदीप धनखड़ जिस मामले पर भड़के, दरअसल वो 8 अप्रैल यानी हाल में हुआ एक मामला है तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल RN रवि से जुड़ा हुआ। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार के बिल रोक कर रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी कुछ टिप्पणी कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर पॉकेट वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय कर दी। 3 महीने के अंदर अगर फैसला नहीं लिया तो देरी के कारण बताने होंगे। इसी समय सीमा तय करने को लेकर जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हम बेहद संवेदनशील हमें होना होगा। ये कोई समीक्षा दायर करने या ना करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. धनखड़ ने ये तक कहा कि उनकी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये सब देखने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे ज्यादा, उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges. अब इस पूरे मामले पर हंगामा मचा तो कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक होती नजर आई, आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने पूछा, जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के कानूनों को रोककर संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसके बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का क्या कहना है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि आज राजभवन उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बेशर्मी से आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी लाइन पर कार्यकर्ताओं जैसे चल रहे हैं? टिप्पणी ना करें जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा है? क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। धनखड़ के बयान पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने भी आलोचना की। डीएमके की ओर से कहा गया कि उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना अनैतिक है। उन्होंने एक्स पर, तिरुचि शिवा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जब तीनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर अनुच्छेद 142 के तहत हाल ही में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने निसंदेह ये स्थापित कर दिया कि संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाम पर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने वाले विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकता है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जला हुआ कैश बरामद हुआ। धनखड़ ने कहा, 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अब अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है? धनखड़ ने उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब उनके जैसे संवैधानिक पदाधिकारी भी एफआईआर से मुक्त नहीं हैं, तो जज के खिलाफ इतनी लंबी संवैधानिक प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? Because for a criminal investigation, the initiation has to be by an FIR, First Information Report. It is not there. It is law of the land that every cognizable offense is required to be reported to the police, and failure to do so, failure to report a cognizable offense is a crime. Therefore, you all will be wondering why there has been no FIR. The answer is simple. An FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you. One has only to activate the rule of law. No permission is required.
But if it is judges, their category, FIR cannot be statewide registered. It has to be approved by the concerned in judiciary. आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।